सो हे गाइस, दिस इज सत्यम एंड मोस्ट वेलकम इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज से जो हम लोग स्टार्ट करें सीरीज वो है एप्टीट्यूड का। देखो ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल पे मेरा पर्पस नहीं था कि मैं एप्टीट्यूड बताऊं, बट बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर एप्टीट्यूड, मेरा फेसबुक पे भी मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ एप्टीट्यूड, बट मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं पर डे वीडियो मैं नहीं लाऊंगा। मेरे पास भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक यही बताऊँगा कि एप्टीट्यूड को पढ़ना कैसे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज डिस्कस कर बता दूँगा आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं एक एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते समय, और किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज होता है किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे आप IBPSC का फॉर्म दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस का फॉर्म दे रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो टेक्निकल, जैसे कि आप गेट का दे रहे हो या मैट का, जेट का। फिर आपको बात करता हूँ अगर इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर दे रहे हो, किसी पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वाई वी लर्न एप्टीट्यूड। क्यों नहीं एप्टीट्यूड को मैथमेटिक्स कहा जाता है। लोगों की मिथ ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो एप्टीट्यूड का मतलब समझते हैं कि मैथमेटिक्स को ही आगे चल करके नाम दे दिया गया एप्टीट्यूड, बट ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको सिखाता है कि एक प्रोसीजर की कैसे आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कैलकुलेट करते हो, बट एप्टीट्यूड आपको ये चीज़ नहीं सिखाता। एप्टीट्यूड को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है। बेसिक जो एप्टीट्यूड का मतलब होता है दैट इज़ नॉट टू लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स रूल्स। एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब होता है आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी कितनी है। मतलब अगर मैं जनरल अगर बात करता हूँ तो एप्टीट्यूड बेसिक आपके लॉजिक को टेस्ट करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं कि आपके मैथ के पूरे प्रोसेस को सॉल्व करता है। सपोज करो आप अगर किसी एग्जाम दे रहे हो, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप SSC का पेपर दे रहे हो, 150 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने कभी दिया नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे के पास समय है। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। भाई कैसे करोगे यार सॉल्व 150 क्वेश्चन? अगर आप मैथमेटिक्स के प्रोसीजर से जाओगे तो 3 घंटे में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे? आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, अगर 12th आप ISC से हो गए, मतलब +2 अगर आपने किया होगा साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको पता है मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। 3 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वो एक मैथमेटिक्स है, बट यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात हो रही है। तो एप्टीट्यूड का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता, ये कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं तो कंप्लीटली रॉन्ग बोलता हूँ, गलत है। एप्टीट्यूड का मतलब मैथ नहीं होता। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपके दिमाग की आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, आपकी जो लॉजिक है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, आप कितना हर चीज़ को रिलेट कर सकते हो, आप कितना हर चीज़ को समझ सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इस पार्ट में रोल करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता। आपको एप्टीट्यूड के लिए आपको आगे लगाया जाता है एक टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये टर्म आपको आगे लगाया जाता है। आपको केवल एप्टीट्यूड नहीं बोला जाता है, आपको बोला जाता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब क्या? क्वांट से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आपको क्या करना, पढ़ना है। क्वांट का मतलब क्या होता है? जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, वर्क एंड टाइम पढ़ते हो, या फिर मेंसुरेशन पढ़ते हो, या फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब पढ़ते हो, तो इसका मतलब होता है दैट इज क्वांट। इसीलिए एप्टीट्यूड के आगे क्या लगा दिया जाता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद बहुत सारे, उसके बाद आते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड। लॉजिकल एप्टीट्यूड को हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, लॉजिकल एप्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसीलिए आप एप्टीट्यूड के आगे कभी भी नहीं देखोगे कि आपको डायरेक्ट एप्टीट्यूड लिख दिया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिविल सर्विस हो, ठीक है, आप UPSC का CAC पेपर दे रहे हो, यानी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, यहाँ पे आप देखोगे पेपर 5, ठीक है, पेपर 5 GS4, ठीक है, पेपर 5 GS4 में वहाँ पे आपको ये सब कुछ हटा के डायरेक्ट दिया गया है दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब अलग होता है। मैंने बोला था कि एप्टीट्यूड का मतलब मैथमेटिक्स सॉल्व करना नहीं होता। एप्टीट्यूड का जो मतलब होता है बेसिक, वो होता है कि आपके दिमाग कैसे चलते हैं, अपने ब्रेन को कैसे अप्लाई करते हो सडन टाइम में। आपको एक पल में कोई अगर आपको फैसला लेना तो आप कैसे लेते हो, नीचे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको एप्टीट्यूड का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह UPSC में कभी भी नहीं लिखता है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, या फिर आप देखना एथिक्स का पेपर 4 GS पेपर 4 में, ठीक है, एथिक्स का पेपर 5 और पेपर 5 है और GS4 है, जो कि है आपका क्या, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये बेसिक वहाँ पे पार्ट होता है। यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब ये एप्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। मतलब कि जब आप एक प्रशासनिक
के फील्ड में जाते हो, जब आप एक सिविल सर्विस में IAS IPS आप बनने जाते हो, तो वहाँ पे जो एप्टीट्यूड का रोल होता है वो होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी। अचानक आपको फैसला लेना है, सपोज करो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना आपके शहर में, आप कैसे अचानक फैसला लेते हो कि क्या करेंगे जिसके कारण कि जनता को भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये सब चीज़ हम लोग बेसिक इस एप्टीट्यूड में देखते हैं। तो हर जगह एप्टीट्यूड का मतलब अलग अलग होता है। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब क्या होता है कि जो गेट की प्रिपरेशन में आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। गेट में क्या होता है, आपको देखो एप्टीट्यूड डाला, लेकिन क्या डाला, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पे दो टर्म जो मेन है वो है दैट इज़ इंजीनियरिंग और दैट इज़ गेट। ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट लेवल पे जो आप इंजीनियरिंग दे रहे हो उससे रिलेटेड क्या होगा, वो आपकी एप्टीट्यूड चेक करेगा। अगर आपकी एप्टीट्यूड या लर्निंग या क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, या रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप समझ सकते हो हर चीज़ को, तो आपके लिए इस तरह के कोई भी एग्जाम आसान हो जाते हैं एप्टीट्यूड को सॉल्व करना। तो बेसिक एप्टीट्यूड का मतलब ही यही होता है कि आप अपने दिमाग से चलो, आप अपने लॉजिक से चलो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि अगर भाई सपोज करो अगर उसे मैथमेटिक्स ही देना था, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह का चीज़, तो भाई वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों बोलता, वो मैथ नहीं बोल देता कि मैथमेटिक्स पढ़ लो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। चलो 12th मैं नहीं जोड़ूंगा, 12th का मैथमेटिक्स बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का मैथ होता है, तो मैं नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है, 6 से 10 तक बोल देता मैथ पढ़ लो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों बोला भाई, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है कि एप्टीट्यूड का मतलब ये कम टाइम में आप कितना दिमाग चला के फटाफट सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आपका क्या कौन सा मैथड आप अप्लाई करो, आपको आंसर आना चाहिए। चाहे आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को जगह पे पुट करो। तो सपोज करो कोई आप इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन में आप फंस गए, तो इक्वेशन में आप फंस गए तो आप क्या करोगे भाई, अब इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, स्मार्ट तरीके से क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। आप क्या करो वहाँ पे फट से जो 4 ऑप्शन दिए हुए आप पहले गेस कर लो, कोई भी 2 ऑप्शन था, ऑप्शन को पुट करो, वहाँ पे आंसर ले आओ, मैच कर लो LHS इज इक्वल टू RHS से जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। तो उस तरह से क्या कर सकते हो, ये आपकी होती है मेंटल एबिलिटी कि आप दिमाग कितना चला रहे हो वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी आपको ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैथड इंपॉर्टेंट नहीं कि आप किस मैथड से सॉल्व करो, डिपेंड ये करता है कि आपका आंसर और एक्यूरेसी कितनी फास्ट है। एक्यूरेसी आपकी कितनी फास्ट है और कितना फास्ट आप आंसर लेके आ रहे हो, दैट इज़ अ मैटर। इसीलिए कैट का एग्जाम इतना ज़्यादा टफ हो जाता है इंडिया में, क्योंकि आपके पास मेंटल एबिलिटी नहीं है। आप मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करो कि वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं भाई, तो मैं एक आदमी इतना दिन में काम खत्म कर रहा है, उतना दिन में कर रहा है, पूरा प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं भाई, वो तो आप पढ़े हो यार, क्लास 6 7 8 में आप पढ़े होगे। उस मैथड से आप सॉल्व करोगे तो कभी आपका थोड़ी निकलेगा, आप 3 घंटे में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे, 10-15 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा आपका। नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करना। आपको क्या करना, जहाँ पे इक्वेशन में फंसना, इक्वेशन में क्या करो, ऑप्शन का यूज़ करो, ऑप्शन को पुट करो और वहाँ से चेक कर लो, ठीक है। 1 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आ जाएगा आंसर परफेक्ट, उससे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिक ये एप्टीट्यूड का मतलब होता है। अब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एप्टीट्यूड, वो क्या डिस्कस करूँगा मैं ये बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं जो क्वांट में डिस्कस करूँगा, ठीक है, मैं जो क्वांट में डिस्कस करूँगा वो सबसे पहले मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा। मैं फालतू आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप नंबर सिस्टम पढ़ो भाई, नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी आते हैं सीरीज़ वाले से, ठीक है। सीरीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि चलो 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 इस तरह के होंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सीरीज़ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आपको वो यूनिट डिजिट वैल्यू पूछता है, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू पूछेगा, दे देगा भाई कि चलो 4 का पावर है 19246, बताओ इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं डिस्कस करूँगा कि लास्ट में करूँगा, अभी इस चीज़ को मैं फोकस नहीं करूँगा। मैं फोकस करूँगा जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं आज क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये बताता हूँ। मैं आज नहीं करूँगा, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रोबेबिलिटी से। पहले मैं आपको बताऊँगा PNC, दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, अब देखो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, आप जाओगे 10th वाले मेथड से, 10th को जो आपने पढ़ा था बेस थ्योरम, ये सब आप अप्लाई करोगे भाई, कभी प्रोबेबिलिटी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। वैसे केसेस में आपको क्या चाहिए, PNC को यूज़ कहाँ करेंगे, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज़ कहाँ करेंगे, प्रोबेबिलिटी में। जब प्रोबेबिलिटी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो ये क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड से 15 सेकंड में आपको बन जाएगा। ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। सेकंड मैं बताऊँगा आपको प्रोबेबिलिटी। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इस चीज़ को सीक्वेंस लिखते जाना जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बात करूँगा, PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी। थर्ड मैं बात करूँगा डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं DI, ठीक है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर DI के बारे में भी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट क्या होता है आपका, टेबल ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो मैं डिस्कस करूँगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ प्रेजेंट कि मैं अभी स्टार्टिंग में क्या आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, ठीक है, डेटा। इसके बाद मैं बात जो करूँगा दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस, दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड
डिस्टेंस, ठीक है। मैं क्या डिस्कस करूँगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आ जाएगा। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम को पेपर आप दो, आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिख जाएगा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, ट्रेन क्रॉस कर रही है इतने की स्पीड में, 5 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ रेलवे प्लेटफॉर्म की दूरी क्या होगी, रेलवे जो प्लेटफॉर्म है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। फिफ्थ मैं बात करूँगा, मैं जाऊँगा परसेंटेज के साथ, मैं जाऊँगा परसेंटेज के साथ, ठीक है। परसेंटेज के साथ, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसमें मैं जो कोशिश करूँगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। मेरा जो सीक्वेंस होगा इन दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, ठीक है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहला प्रायोरिटी इसको मैं दूंगा, फर्स्ट मैं इसको डिस्कस करूँगा, देन सेकंड इसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं परसेंटेज लूँगा थर्ड नंबर पे, ठीक है। मैं परसेंटेज और डीआई को एक साथ मर्ज करूँगा, ठीक है। परसेंटेज और डीआई को मैं एक साथ मर्ज करूँगा, तो थर्ड में परसेंटेज, और फोर्थ में मैं बात करूँगा दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, फोर्थ में। और फिफ्थ में मैं बात करूँगा दैट इज़ आपका इसको, ठीक है। फिफ्थ में मैं बात करूँगा आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि टाइम और स्पीड, डिस्टेंस जो है इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बट बाकी जो भी आपके टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए। तो ये मैं बेसिक आपको स्टार्टिंग के 5 टॉपिक आपको बताऊंगा, और ये 5 टॉपिक आप उठा के देख लो, आपका 40 to 50% वेटेज यही रख लेता है 5 टॉपिक आपका, तो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है। इसके बाद आप बोलोगे सर सिंप्लीफिकेशन, अरे भाई सिंप्लीफिकेशन पढ़ो ना यार, इतने सारे यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए, मैं क्यों उसमें टाइम दूँ, अब हमसे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास एक्चुअली मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा सर बात करें, एक्चुअली मेरे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो वही चीज़ दूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उसको डिलीवर कर सकता हूँ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम अगर गेट की पेपर उठा के देख लो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, बोल देगा एक कंटेनर है भाई, 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल है, अगर उसमें से आप 2 बॉल रैंडम निकालते हो तो बताओ कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूछ देता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, ग्राफ आपको दे देगा, बोलेगा इस ग्राफ में बताओ कि सन 1936 में इस तरह का आपको, मान लो चलो मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ कि इस तरह का आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको दे देगा इस तरह का, चलो ठीक है, इस तरह का आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है। इस तरह का आपको क्या करेगा, ग्राफ दे देगा, ये बोल देगा 1936 है, 1940 है, 4 साल के गैप में आपको दे देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए कि हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज में ही होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1936, 1940 और 1955 कर देगा, नहीं, एक ये आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। ये सब मैं डिस्कस करूँगा जब आऊँगा, तो ये सब का ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने के लिए मिलता है। परसेंटेज का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है भाई, हम और परसेंटेज और डीआई को एक साथ रिलेट भी कर लेता है। कैसे रिलेट कर लेगा, मान लो ये 1936 में किसी चीज़ की, मैं मान लेता हूँ वाटर क्राइसिस हुई है, 40 में आपको बोला गया कि 40 टन आपका क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, 30 टन, और बोल देगा कि 1940 में चलो 4 टन क्या हुआ आपका, वाटर क्राइसिस हुआ, ठीक है, 4 टन आपका वाटर क्राइसिस हुआ। अब भाई बोलेगा ये आपको सवाल कि बताओ कि 1936 और 1940 में जो वाटर क्राइसिस हुई, इन दोनों का परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो इस कारण से क्या कर सकते हो, एक आप डीआई का हेल्प से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो रेशियो से पूछ ले, चाहे आपसे वो परसेंटेज का पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए मैं बोला कि परसेंटेज पर ज़्यादा वेटेज रखता है, परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है ज़्यादा कि परसेंट कितना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा सीक्वेंस था, और मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करेंगे। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग भी एप्टीट्यूड में सेशन में जुड़ेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं वीडियोस और जल्दी बनाऊँगा, कोशिश करूँगा एक दिन में मैं एक चैप्टर कवर कर दूँ। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.